Hello everyone, welcome back to my class. This is Richa Singh here, and we are covering chapter number 1 of Economics, the story of village Palampur. And in this series of video, we have covered up to page number 8, and our next topic in this series would be sale of surplus farm products. It means those farmers who has enough surplus products where they used to sell these things, and who are the farmers who get surplus amount of product. यानी कि सरप्लस का मतलब होता है टोटल क्वांटिटी में से आपने जब अपने कंजम्पशन को माइनस कर लिया तो उसके बाद जो रिमेनिंग क्वांटिटी बच जाती है दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड सरप्लस. फॉर एग्जांपल, अगर आपने 10 केजी का ईल्ड किया है यानी कि 10 केजी की उपज आपको हुई है और आपने सोच ऑफ वीट, मान लीजिए कि 10 केजी का आपने वीट ग्रो किया. This is just a simple and smaller example, and out of that 10 kg you have kept for yourself 6 kgs. आपने 6 kg अपने लिए रख लिया कि आप और आपकी फैमिली उसका कंजम्पशन करेंगे, एंड रेस्ट ऑफ 4 kg वुड बी सरप्लस फॉर यू. यानी कि बाकी का जो 4 kg बच गया वो आपके लिए सरप्लस है, यानी कि अपने कंजम्पशन के बाद जो बचा वो आपकी उसकी आवश्यकता नहीं है. और जब आप उसको मार्केट में सेल करते हो तो हम कहते हैं द सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स. यानी कि फार्म प्रोडक्ट्स जो सरप्लस क्वांटिटी में रहे, एक्सेस रहे, अधिक रहे, उनका सेल. नाउ लेट अस सपोज दैट द फार्मर्स हैव प्रोड्यूस वीट ऑन देयर लैंड्स यूजिंग 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. फार्मर्स ने अपने लैंड पे 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके वीट को प्रोड्यूस किया. द वीट इज़ हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज़ कंप्लीट. मीन्स वीट की हार्वेस्टिंग हो चुकी है, कटाई हो चुकी, ये प्रोडक्शन प्रोसेस ख़त्म हो चुका. वॉट डू द फार्मर्स डू विद द वीट? अब वो इन वीट का करेंगे क्या? दे रिटेन अ पार्ट ऑफ वीट फॉर द फैमिलीज कंजम्पशन एंड सेल द सरप्लस वीट. यानी कि वो उस टोटल क्वांटिटी ऑफ वीट का कुछ हिस्सा अपने फैमिली के पास अपने लिए कंजम्पशन के लिए रखेंगे, ताकि वो और उनकी फैमिली का कंजम्पशन हो सके, उनकी रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो सके. और उसके अलावा जो बच जाएगा, जिसको हमने सरप्लस कहा, अधिक कहा, उस अधिक वीट को वो फिर मार्केट में सेल कर देंगे. स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, एंड फ्रॉम दिस a substantial share is kept for their own family needs. तो अब अगर हम स्मॉल फार्मर्स की बात करें, जैसे कि सविता और गोविंद के बच्चे थे, तो उनके बीच में जो लैंड का डिवीज़न हुआ था, एंड आफ्टर द डिवीज़न ऑफ लैंड दे गॉट वेरी स्मॉल पीस ऑफ लैंड ईच सन. तो हर किसी को बहुत छोटा लैंड मिला, और उस लैंड पर खेती करके जो उनको ईल्ड होगी, हम कह सकते हैं दैट माइट नॉट बी इनफ इवन फॉर देयर ओन फैमिली रिक्वायरमेंट. उनके खुद के फैमिली रिक्वायरमेंट के लिए उतना वीट पर्याप्त नहीं होगा. तो सरप्लस जैसा कोई केस स्मॉल फार्मर्स के लिए तो होता ही नहीं है, क्योंकि इनके पास लिमिटेड लैंड होने की वजह से बहुत ही लिमिटेड ईल्ड प्रोड्यूस होता है, बहुत लिमिटेड क्रॉप्स होती हैं, एंड दैट्स वाई दे आर अनएबल टू fulfill their requirement of grains throughout the year. So we cannot say that they would be able to generate some surplus. ये surplus generate नहीं कर पाएंगे. इसलिए हम कह सकते हैं कि स्मॉल फार्मर्स के केस में सरप्लस जैसा कुछ नहीं होता, एंड सो इट इज़ ओनली द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर्स. तो स्मॉल फार्मर्स और मार्जिनलाइज फार्मर्स को छोड़ दिया जाए तो मीडियम और लार्ज फार्मर्स रह जाते हैं. इन्हीं के पास सरप्लस होता है, एंड दे यूज टू सप्लाई वीट टू द मार्केट. और इस केस में, इस एग्जाम्पल में, मीडियम और लार्ज फार्मर्स ही वीट को मार्केट तक सप्लाई करेंगे. पिक्चर 1.1 में आपने देखा था दैट देयर वर सम बुलॉक कार्ट्स स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट, ईच कैरिंग लोड्स ऑफ वीट. उसमें बहुत से बुलॉक कार्ट्स यानी कि बैलगाड़ियाँ थीं जो वीट से भरी हुई थी, लोडेड थी. दे वर हेडिंग टूवर्ड्स द मार्केट फॉर द पर्पज़ ऑफ सेलिंग. वो बाज़ार की तरफ बढ़ रही थी इसको बेचने के लिए. एंड देर आर ट्रेडर्स एट द मार्केट हु बाय द वीट्स. बाज़ार में ट्रेडर्स होते हैं, व्यापारी होते हैं, जो इन वीट को परचेज़ करते हैं और उसके बाद आगे चल के और शॉपकीपर्स को सेल करते हैं, एंड हु फर्दर सेल इट टू द पीपल, और जो आगे चल के आम जनता को बेचता है. तो वो शॉपकीपर टाउन्स और सिटीज़ में जाकर लोगों को बेचेगा और पब्लिक फिर उस वीट का कंजम्पशन करेगी. तेजपाल सिंह की बात की जाए, हु इज़ अ लार्ज फार्मर, उसने लास्ट ईयर
350 क्विंटल्स का सरप्लस पाया था, यानी कि अपने और अपने फैमिली के कंजम्पशन के लिए रखने के बाद ही हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स, 350 क्विंटल का सरप्लस यानी अधिक गेहूँ उसको हुआ था। एंड ही सेल्स द सरप्लस वीट एट रायगंज मार्केट एंड हैज़ गुड अर्निंग्स। और उसने ये सफिशेंट वीट अपने पास रखने के बाद 350 क्विंटल का जो सरप्लस वीट था उसको रायगंज बाज़ार में बेचा और खूब कमाई हुई, उसकी अच्छी खासी अर्निंग्स उसे मिली। अब वो इन अर्निंग्स का क्या करेगा? लास्ट ईयर की बात की जाए, सो ही हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। उसने उन सफिशेंट अर्निंग्स का मैक्सिमम पैसा जो था वो बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया था। लेटर ही यूज द सेविंग्स फॉर लेंडिंग टू फार्मर्स लाइक सविता हु वर इन नीड ऑफ अ लोन। और आगे चल के उसने अपने इसी सेविंग्स को इस्तेमाल किया सविता जैसे छोटे किसानों को और लैंडलेस लेबरर्स को लोन देने के लिए। आपने पढ़ा था कि गांव में सेठ साहूकार महाजन जो होते हैं, मनी लेंडर्स, वो लोन देने का काम करते हैं और कई बार ये लार्ज फार्मर्स भी लोगों को लोन देते हैं। लेकिन इन सब की टेंडेंसी क्या होती है, दैट दे यूज टू चार्ज वेरी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। And he also used the saving to arrange for the working capital for farming in the next season. उसने अपनी बचत का कुछ हिस्सा अगले सीज़न के लिए वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत को पूरा करने के लिए भी बचा कर रखा। वर्किंग कैपिटल में क्या हो सकता है, उसे ट्यूबवेल्स वगैरह का रेंट देना पड़े और सीड्स परचेज़ करने होंगे, फर्टिलाइज़र्स और मैनवर्स परचेज़ करने होंगे, वीडीसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, ये सारे इनपुट्स जो एग्रीकल्चर में चाहिए होते हैं, इन चीज़ों को परचेज़ करने के लिए जिन पूंजी की ज़रूरत होती है उसको हम वर्किंग कैपिटल कहते हैं। हमने इस पर ऑलरेडी डिस्कशन कर रखा है। तो अपनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरतों को भी फुलफ़िल करने के लिए उसने अपनी सेविंग्स को बचा कर रखा था। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज़ हिज अर्निंग्स टू बाय अनदर ट्रैक्टर। इस बार जो उसने प्लान किया है वो ये है कि वो एक और ट्रैक्टर परचेज़ करेगा। ट्रैक्टर जब वो परचेज़ करेगा तो इससे क्या होगा, उसकी फ़िक्स असेट्स में बढ़ोतरी होगी या फ़िक्स कैपिटल में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि ट्रैक्टर आपको पता है दैट वुड गिव बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर। वो 1 साल से ज़्यादा उसके काम आएगा, 1 साल से ज़्यादा बेनिफिट देगा, तो ये एक फिक्स्ड कैपिटल हो गया। वहीं सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मैनवर्स, इंसेक्टिसाइड्स, वीडीसाइड्स, ये सब क्या हैं, दे विल प्रोवाइड हिम बेनिफिट फॉर जस्ट 1 ईयर। तो ये वर्किंग कैपिटल से फुलफ़िल होते हैं और ये वर्किंग कैपिटल है। लाइक तेजपाल सिंह, द अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। और तेजपाल सिंह जैसे जो भी बड़े और या मध्य वर्ग के किसान हैं पालमपुर में, वो ऐसे ही अपने कंजम्पशन के लिए क्रॉप्स को रखने के बाद सरप्लस अमाउंट मार्केट में सेल कर देते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग्स इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन। और वो जो अर्निंग होती है आफ्टर सेलिंग द सरप्लस अमाउंट, उस अर्निंग का कुछ हिस्सा वो आने वाले सीज़न के लिए सेव करके रख देते हैं, सो दैट दे कैन मीट देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फिक्स कैपिटल एज वेल एज वर्किंग कैपिटल। Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own savings। और इसी तरीके से ये जो लार्ज या मीडियम फार्मर्स हैं, ये अपनी ही सेविंग से अपनी पूंजी की ज़रूरतों को फुलफ़िल कर लेते हैं। एंड देयर अराइजेज नो नीड फॉर देम टू बोरो मनी फ्रॉम समबडी एल्स। और इसलिए कभी इनको किसी और से पैसे बोरो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अनलाइक दोज स्मॉल फार्मर्स और लैंडलेस लेबरर्स। सम फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज़ द सेविंग्स टू बाय कैटल। कुछ किसान पशुओं को खरीदने के लिए, कैटल खरीदने के लिए अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रक्स के लिए कर सकते हैं, या फिर अपनी कुछ दुकानें वगैरह लगाने के लिए, सेटअप करने के लिए भी अपनी सेविंग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। एज वी शैल सी, दीज कॉन्स्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। तो जब वो अपनी सेविंग्स का हिस्सा कैटल को परचेज़ करने के लिए, ट्रक्स को या शॉप वगैरह लगाने के लिए या कोई बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए करेंगे, तो ये जो कैपिटल होगा, ये कैपिटल नॉन फार्म एक्टिविटीज़ का होगा। यानी ये जो पूंजी है ये नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पर लगेगी, वो एक्टिविटीज़ जिसमें फार्मिंग नहीं हो रही, द एक्टिविटीज़ विच इज़ apart from farming, which does not include the farming procedure or farming steps and activities, is non-farm activity. Now, non-farm activities in Palampur.
वी हैव लर्न अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। हमने पढ़ा और ये जाना कि पालमपुर में जो मेन प्रोडक्शन होता है, जो उत्पादन होता है, वो कृषि से ही होता है। वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। अब हम कृषि को छोड़कर और जो एक्टिविटीज़ यहाँ पर होती हैं जिनसे लोग अर्निंग्स जनरेट करते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे, जिनको कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ कहा जाता है। ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर इंगेज्ड इन एक्टिविटीज़ अदर देन एग्रीकल्चर। तो ये कहा गया कि जो टोटल पॉपुलेशन है यहाँ की, उसका 25% जो हिस्सा है वो एग्रीकल्चर को छोड़कर अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है और उससे अपनी लाइवलीहुड या इनकम जनरेट करता है। एंड वी कॉल दोज एक्टिविटीज़ एज नॉन फार्म एक्टिविटीज़। जिसमें आप फार्मिंग नहीं करेंगे वो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। लाइक नंबर 1, डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी यानी डेयरी का आप जानते हैं दुग्ध उत्पादन का काम जो होता है, दूध वगैरह से रिलेटेड जो बिजनेस होते हैं उनको डेयरी बिजनेस कहा जाता है। सो डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज ऑफ पालमपुर। पालमपुर के बहुत से परिवार डेयरी के कामों में इन्वॉल्व हैं। पीपल फेड देयर बफेलोज ऑन वेरियस काइंड ऑफ ग्रास एंड द ज्वार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग द रेनी सीजन। तो डेयरी के लिए इनके पास काउज और बफेलोज होने चाहिए। उनको फीड करने के लिए ये उन्हें अलग अलग प्रकार की घास खिलाते हैं और उसके साथ साथ रेनी सीजन में जो ज्वार और बाजरा की खेती करते हैं वो भी एज अ फॉडर इनको फीड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंड द मिल्क इज़ सोल्ड इन रायगंज, द नियर बाय लार्ज विलेज। और पालमपुर के बगल का जो सबसे बड़ा गांव है वो रायगंज है, वहाँ पर ये मिल्क को सेल करते हैं। 2 traders from Shahpur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj from where the milk is transported so far away towns and cities। तो शाहपुर के 2 ट्रेडर्स थे, 2 व्यापारी थे, उन्होंने रायगंज में चिलिंग सेंटर्स लगा रखा है। चिलिंग सेंटर्स, कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर वी कैन से। तो ये चिलिंग सेंटर्स क्या होते हैं? दे एक्ट लाइक द रेफ्रिजरेटर्स। जैसे कि आपका फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर जो खाने की चीज़ों को ठंडा करके रखता है ताकि वो स्पॉयल ना हो जाए, ख़राब ना हो जाए। इसी तरीके से ये जो ट्रेडर्स हैं इन्होंने रायगंज में 2 सेंटर्स बना रखे हैं जहाँ पर सारे जो लोग हैं जो डेयरी बिजनेस में इन्वॉल्व हैं वो अपना मिल्क लाकर इनके पास सेल करते हैं और वहाँ पर सारा मिल्क कलेक्ट होता है। अब इतना ज़्यादा मिल्क है तो उसके चांसेस हैं कि वो ख़राब भी हो सकता है, अगर मौसम गर्म हो गया या किसी भी तरह के चेंजेस की वजह से ख़राब हो सकता है मिल्क। तो उसके लिए वहाँ पर कलेक्शन सेंटर को चिलिंग सेंटर भी बना रखा है सो दैट कि हीट की वजह से मिल्क स्पॉयल ना हो, उसका टेम्परेचर, उसकी क्वालिटी मेंटेन रहे। तो इस तरह का काम उन्होंने किया है। फिर वहाँ से वो उस मिल्क को कैरी करके दूर दराज के गाँव में, कस्बों में और बड़े बड़े शहरों में लेकर जाते हैं और इस तरीके से मिल्क की सेलिंग होती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल यू माइट हैव हर्ड ऑफ कोल्ड स्टोरेज। आपने कोल्ड स्टोरेज के बारे में सुना होगा, जो अक्सर गांव में होते हैं। गांव में स्पेशली उन एरियाज़ में जहां अच्छी खासी जगह खाली होती है, लोग कोल्ड स्टोरेज बनवाते हैं। क्या किया जाता है इनमें? बेसिकली जो भी क्रॉप्स होते हैं जो सी विद द पासेस ऑफ टाइम स्पॉइल हो सकते हैं, उनको उन कोल्ड स्टोरेज में रख दिया जाता है सो दैट द क्वालिटी ऑफ दोज फूड आइटम्स वुड रिटेन, उनकी क्वालिटी बनी रहे, वो स्पॉइल ना हो। इन द सेम वे मिल्क के कलेक्शन के लिए भी चिलिंग सेंटर्स बनाए हैं इन्होंने, ताकि वो उनको एक सफिशेंट टेम्परेचर प्रोवाइड कर सके और मिल्क स्पॉइल ना हो while transferring it to the towns and cities. Now let's have a look at the activity given. It says let us take 3 farmers, 3 farmers का example लीजिए। Each has grown wheat on his field though the production is different. हर किसी ने अपने फील्ड पर वीट का प्रोडक्शन किया है, लेकिन जो ईल्ड हुई, जो उपज हुई, वो सबकी अलग अलग है। द कंजम्पशन ऑफ वीट बाई ईच फार्मर फैमिली इज़ द सेम। हर फार्मर फैमिली का जो कंजम्पशन है वो सेम दिखाई दिया, दैट इज़ 40 यूनिट्स फॉर ईच फार्मर्स फैमिली। द होल ऑफ सरप्लस वीट दिस ईयर इज़ यूज्ड एज कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन में से जब इन्होंने कंजम्पशन को माइनस किया तो जो अमाउंट बचता है उसको सरप्लस कहा जाता है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द स्टार्टिंग। तो उस सरप्लस को उन्होंने नेक्स्ट ईयर इस्तेमाल कर लिया एज अ कैपिटल, अपनी पूंजी के रूप में।
ऑल्सो सपोज, ये भी मानिए, प्रोडक्शन इज़ ट्वाइस द कैपिटल यूज इन प्रोडक्शन, कंप्लीट द टेबल्स। और ये मानिए कि जो कैपिटल प्रोडक्शन में लगाई गई हैं उसका दुगना प्रोडक्शन होगा। नाउ स्टार्ट फिलिंग द टेबल्स। So the very first table says in year 1 production is 100 unit, consumption is 40 and surplus is 60। तो जब आपने 100 में से 40 माइनस किया तो 60 आया, यानी जो प्रोड्यूस आपने किया उसमें से आपने 40 यूनिट अपने लिए रख लिया कंजम्पशन के लिए, और 60 यूनिट आपके पास एक्सेस है, अधिक है, उसको आपने बेच दिया। बेचने के बाद आपको 60 यूनिट्स की कैपिटल आई। अब वो 60 यूनिट आपने नेक्स्ट ईयर लगा दिया प्रोडक्शन में, और आपने पढ़ा है कि ये मानना है हमें कि प्रोडक्शन दुगना होगा हमारे द्वारा लगाए गए कैपिटल का, एंड फॉर दैट रीज़न ईयर 2 में वो 60 का डबल हो गया, दैट इज़ 120। नाउ यू हैव टू डिडक्ट 40 आउट ऑफ 120। जब आप 40 माइनस करेंगे 120 में से तो आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट 80। 80 आपका सरप्लस हो जाएगा, और वही 80 यूनिट आप नेक्स्ट ईयर एज अ कैपिटल इस्तेमाल करेंगे। तो वो 80 यूनिट जो रहेगा वो यूनिट आपका ईयर 3 में हो जाएगा। 80 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, दैट वुड बी 160, क्योंकि आपको पता है कि आप जो भी कैपिटल यूज़ करेंगे नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन में, तो प्रोडक्शन आपके कैपिटल से दुगना होना है। तो कॉलम नंबर 2 में, दैट इज़ ईयर नंबर 2, जब आपको 80 का सरप्लस आया और वो सरप्लस आपने इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल यूज़ किया, तो ईयर 3 में जो आपको 80 कैपिटल से प्रोडक्शन रिजल्ट आएगा वो 80 का डबल होगा, दैट इज़ 160। नाउ अगेन यू हैव टू डिडक्ट 160, यू हैव टू डिडक्ट 40 फ्रॉम 160। अब आपको 40 को डिडक्ट करना है 160 में से, तो जब आप 160 में से 40 माइनस करेंगे यू विल गेट 120। तो वो 120 जो होगा वो आपका इस साल का सरप्लस हो जाएगा, दैट इज़ फॉर ईयर 3। सो वी हैव डिस्कस्ड case of farmer 1 up to year 3. Now the remaining two cases of farmer 2 and 3 you have to do it yourself and fill these boxes based on the data given below. Like let's take year 1 for farmer 2 as well. इसका जो प्रोडक्शन है वो 80 है और कंजम्पशन इनका 40 है। जब आपने 80 में से 40 माइनस किया तो आपको 40 मिल जाएगा जो कि सरप्लस होगा, एंड दैट सरप्लस वुड बी द कैपिटल फॉर द नेक्स्ट ईयर, और वही सरप्लस अगले साल की पूंजी बन जाएगी। तो जब उस कैपिटल सरप्लस को आप इस्तेमाल करेंगे दैट वुड बी 40, तो 40 का डबल हो जाएगा आपका नेक्स्ट ईयर का प्रोडक्शन इन ईयर 2, दैट इज़ अगेन 80 in year 2 for farmer 2. Now you again have to minus 40 from 80, you will again get the surplus 40, and that would be the capital for next year, that is year 3. And when you multiply the capital or when you do the twice of the capital 40, the answer would be again 80 for ईयर 3, यानी तीसरे साल भी जो प्रोडक्शन होगा वो 80 का होगा। फिर उस 80 में से आपने 40 माइनस किया और 40 का आपको सरप्लस आएगा, और वही सरप्लस नेक्स्ट ईयर की कैपिटल हो जाएगा। सो आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज़ क्वाइट क्लियर टू यू ऑल, एंड इन दिस वे you have to calculate the production, consumption, surplus and capital of farmer 3. There are some questions based on the table. Compare the production of wheat by the 3 farmers over the years. तीनों फार्मर्स ने जो wheat का प्रोडक्शन किया उसका कंपैरिजन करिए इस टेबल को फुल करने के बाद. What happened to farmer 3 in year 3? फार्मर नंबर जो 3 था उसके साथ तीसरे साल में क्या हुआ? Can he continue production? क्या अब वो प्रोडक्शन कंटिन्यू रखेगा? What will he have to do to continue production? अपने प्रोडक्शन को कंटिन्यू रखने के लिए फार्मर 3 जो है वो अब क्या करेगा? So these are some questions. Firstly, you have to fill these tables. Only then you will be able to do the comparison and find out the result as well. Now, let's take point number 2, an example of small scale manufacturing in Palampur. So we are discussing about non-farm activities, and the first activity was dairy. The second is small scale manufacturing units. जो छोटी इकाइयाँ होती हैं, छोटी फैक्ट्रियाँ होती हैं, उनकी बात की गई. At present, less than 50 people are engaged in manufacturing in Palampur. Present time में 50 लोगों से भी कम, 50 लोगों से भी कम लोग पालमपुर में मैन्युफैक्चरिंग के काम में बिजी हैं, यानी किसी चीज़ के उत्पादन में.
Unlike the manufacturing that takes place in big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple production methods. तो मैन्युफैक्चरिंग यानी जो फैक्ट्रियाँ होती हैं, कारखाने होते हैं, उनमें जो सामान बनता है, उनका जो प्रोडक्शन होता है, इसको मैन्युफैक्चरिंग कहा जाता है। कहा गया कि बड़े शहरों में और बड़े कस्बों में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, उसके कंपैरिजन में पालमपुर में होने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी है, इसमें बहुत ही सिंपल मेथड्स का इस्तेमाल किया जाता है। जो प्रोडक्शन टेक्निक है बहुत ही कॉमन और सिंपल है और बहुत ही छोटे पैमाने पर होती है। Unlike the kind of manufacturing that takes place in cities and towns, they are carried out mostly at home। ज़्यादातर ये जो मैन्युफैक्चरिंग के काम होते हैं घर पर होते हैं या फिर फील्ड पर होते हैं लेबर की सहायता से, यानी फैमिली लेबर की सहायता से। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, कभी कभार ही शायद हो कि लेबर्स को हायर किया जाता है रेंट पर। अदरवाइज जो फैमिली मेम्बर्स हैं दे themselves सर्व एज द लेबर्स, वो खुद ही लेबर्स की तरह काम करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मिश्री लाल का एक एग्जाम्पल लेते हैं। ही हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी एंड हैज़ सेटअप ऑन हिज फील्ड। यानी कि मिश्री लाल ने शुगर केन क्रश करने वाली एक मशीन ले रखी है जिससे वो उसका सारा जूस निकाल सके, जो कि बिजली पर चलती है, और उसको उसने अपने फील्ड पर सेटअप करवा दिया, लगवा दिया है। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। अगर हम पहले की ट्रेडिशनल मेथड्स की बात करें तो बुलॉक्स के हेल्प से शुगर केन को क्रश किया जाता था और उनका जूस निकाला जाता था। बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाई मशीन्स दीज डेज। बट आज के जो लोग हैं वो प्रेफर करते हैं कि वो मशीन से ये काम करें। मिश्री लाल ऑल्सो बायज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स एंड प्रोसेसेस इट इनटू जैगरी। तो मिश्री लाल ने ये मशीन तो परचेज कर रखी है, अब वो शुगर के दूसरे किसानों से परचेज करके ले आता है और फिर उसे इस मशीन में प्रोसेस करने के बाद उनसे गुड़ बनाता है, दैट इज़ जैगरी। द जैगरी इज़ देन सोल्ड टू ट्रेडर्स एट शाहपुर। फिर उन गन्नों से बनी हुई जो गुड़ होते हैं, जैगरी होती है, वो शाहपुर के व्यापारियों को बेच दी जाती है। इन द प्रोसेस मिश्री लाल मेक्स अ स्मॉल प्रॉफिट। और इस पूरे मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस में मिश्री लाल को बहुत ही कम मुनाफा होता है, यानी छोटा सा मुनाफा कमाता है वो। Now there are some questions. What capital did मिश्री लाल need to set up his jaggery manufacturing unit? अब मिश्री लाल को कौन से कैपिटल की ज़रूरत है अपने यूनिट को सेटअप करने के लिए? तो कैपिटल हमने पढ़ा कि दो तरह के होती हैं, फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल। तो मिश्री लाल ने जिन जिन चीज़ों को परचेज़ किया जो उसे एक साल से ज़्यादा बेनिफिट देंगी, दैट वुड बी द फिक्स्ड कैपिटल। और वो चीज़ें जो एक साल से कम उसको बेनिफिट देंगी, that would be the working capital, and that's how you can categorize both the capital and write down the answers. Number 2 is who provides the labor in this case. इस केस में लेबर मिश्री लाल ने कहाँ से हायर किया? तो ही whatever the task is going on he used to do it himself, वो खुद से ही ये कर रहा है, तो वो खुद ही लेबर जो है लेबर की रिक्वायरमेंट वो सेल्फ प्रोवाइड कर रहा है। कैन यू गेस वाई मिश्री लाल इज़ अनएबल टू इंक्रीज हिज प्रॉफिट? क्या आप गेस कर सकते हैं कि मिश्री लाल अपने प्रॉफिट को बढ़ाने में अनएबल क्यों है, सफल नहीं हो पा रहा, ज़्यादा मुनाफा क्यों नहीं आ रहा उसको? कुड यू थिंक ऑफ एनी रीजन्स व्हेन ही माइट फेस अ लॉस? क्या आप कोई ऐसी स्थिति सोच सकते हैं जब उसको घाटा भी होने लगे? वाई डज मिश्री लाल सेल हिज जैगरी टू ट्रेडर्स इन शाहपुर एंड नॉट इन हिज विलेज? और मिश्री लाल उन जैगरी को ट्रेडर्स को क्यों बेच रहा है शाहपुर में जाके? वो इनको विलेज में भी सेल कर सकता था। अभी इसी से आप नंबर 3 का भी आंसर गेस कर सकते हैं, क्योंकि वो शाहपुर के ट्रेडर्स को बेच रहा है, तो ट्रेडर्स हियर आर एक्टिंग एज द मिडिल मैन। वो बिचौलिए की तरह काम कर रहे हैं जो उसको कम पैसे देते हैं उसके जैगरी के बदले में, और जब वही ट्रेडर्स उस जैगरी को सिटीज़ और टाउन्स में सेल करते हैं तो वो ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। अगर यही काम डायरेक्टली मिश्री लाल करने लगे तो हो सकता है कि उसका भी जो प्रॉफिट है वो बढ़ जाए। So think over the case of Mishri Lal and do these answers. Number 3 is the shopkeepers of Palampur. पालमपुर में कुछ शॉपकीपर्स भी हैं, यानी कि ये शॉप्स चलाते हैं, ना कि फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मैनी इन पालमपुर। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार का मतलब, जब आप सामानों की अदला बदली करते हैं, सामान बेचते हैं, पैसे पाते हैं,
तो उसको ट्रेड कहा जाता है, व्यापार। तो पालमपुर में ज़्यादातर लोग इस तरह के काम में इन्वॉल्व नहीं हैं। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स who buy various goods from wholesale markets in the cities and sell them in the village। तो पालमपुर में ट्रेडर्स के नाम पे कुछ दुकानदार हैं जो थोक विक्रेता होते हैं, होल सेलर। उनसे जाकर शहरों में और टाउन्स में जाकर सामान खरीद कर लेकर आते हैं और फिर इन्हें अपने दुकानों में रख कर बेचते हैं। यू विल सी स्मॉल जनरल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग अ वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candles, notebook, pen, pencil and even cloth and so many other things। तो गांव में आपने देखा होगा कि इस तरह की दुकानें होती हैं जो लगभग यूज़ में आने वाले हर एक आइटम्स को सेल करती हैं। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स एंड दे यूजुअली सेल ईटेबल्स। आपने देखा होगा बहुत से परिवार या शॉपकीपर्स ऐसे होते हैं जिनका घर बस स्टैंड, रेलवे स्टैंड इस तरह के आसपास होता है, तो वो वहाँ पर भी कुछ शॉप ओपन कर लेते हैं और ज़्यादातर खाने की चीज़ें बेचते हैं ताकि जो भी ट्रैवलर्स हैं, जो यात्री हैं, जब वहाँ पर विज़िट करें तो वो उनसे कुछ ना कुछ खरीद सकें। करीम हैज़ ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। करीम नाम का एक लड़का है, उसने गांव में एक कंप्यूटर क्लास चला रखी है। इन रीसेंट ईयर्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैव अटेंडिंग कॉलेज इन शाहपुर टाउन। हाल ही के कुछ सालों में अगर बात की जाए तो बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो शाहपुर के कॉलेज में जाकर पढ़ाई कर रहे हैं। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। और करीम ने ये भी देखा कि गांव के बहुत से बच्चे कंप्यूटर क्लासेस भी ले रहे हैं। देयर वर 2 women इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। उसने देखा कि ये पाया कि गांव में 2 औरतें हैं जिन्होंने कंप्यूटर एप्लीकेशंस में डिग्री हासिल कर रखी हैं। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय देम, और इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इन दोनों औरतों को अपने कंप्यूटर क्लासेस में एम्प्लॉयमेंट दे दूँ। ही बॉट कंप्यूटर्स, और इसलिए वो कंप्यूटर लेकर आया एंड सेट अप द क्लासेस इन फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस ओवरलुकिंग द मार्केट। और अपने घर का जो आगे का हिस्सा था वहाँ पर उसने कंप्यूटर क्लास का सेटअप बना लिया। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड अटेंडिंग देम इन गुड नंबर्स। और हाई स्कूल के जो बच्चे थे फिर उन्होंने इस कंप्यूटर क्लासेस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। काफ़ी तादाद में बच्चों ने एडमिशन लिया। सो दिस इज़ हाउ ही सेट अप हिज ओन स्मॉल कंप्यूटर क्लास एंड स्टार्ट मेकिंग मनी। Now there are some questions based on his case. In what ways is Kareem's capital and labor different from मिश्री लाल? अब करीम ने जो कैपिटल लगाया और जिन लेबर्स का इस्तेमाल किया, मिश्री लाल के द्वारा लगाए गए कैपिटल और लेबर्स में से वो कैसे अलग हैं? तो कैपिटल की बात की जाए तो करीम ने कोई वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल शायद नहीं किया। मैक्सिमम कैपिटल इसने फिक्स इस्तेमाल किया। क्लास का सेटअप करना हो, कंप्यूटर्स परचेज करने हो, इन सब में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। एंड एट द सेम टाइम इफ़ वी टॉक अबाउट लेबर देन ही हैज़ यूज skilled labor, while on the other hand Mishri Lal has used unskilled labor. So this is the difference between the kind of labor these two persons have used. Why didn't someone start a computer center earlier? इसके पहले क्यों नहीं किसी ने कंप्यूटर सेंटर स्टार्ट कर दिया? डिस्कस द पॉसिबल रीज़न। आपके अकॉर्डिंगली इसके क्या कारण हो सकते हैं उस पर चर्चा करिए। नाउ द फोर्थ एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम फार्म एक्टिविटी इन पालमपुर इज ट्रांसपोर्ट, अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। ट्रांसपोर्ट, यातायात की भी कुछ बिजनेस हैं, सुविधाएं हैं जो पालमपुर में प्रोवाइड कर रहे हैं लोग फार्मिंग करने के सिवाय। There are variety of vehicles on the road connecting पालमपुर टू रायगंज। पालमपुर से रायगंज जाने वाली जो रोड है वहाँ पे बहुत से व्हीकल्स देखने को मिल जाते हैं। रिक्शा वालाज, टोंगा वालाज, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स, people driving the traditional bullock cart and bogie are people in the transport services. So these are some examples of transport facilities provided by the people of पालमपुर। कुछ यहाँ पर रिक्शे वाले हैं, कुछ तोंगा चलाने वाले हैं, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स वगैरह भी ईज़िली देखने को मिल जाती हैं। एंड कुछ लोग वो ट्रेडिशनल मेथड्स वाली जो बैलगाड़ियाँ और घोड़े गाड़ी होते हैं उनको भी चला रहे हैं और इस तरीके से ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं लोगों को प्रोवाइड करते हैं एंड एट द सेम टाइम
That's how they make money for themselves. They ferry people and goods from one place to another. ये लोगों को और साथ साथ सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह ढोकर कैरी कर कर लेकर जाते हैं एंड इन रिटर्न गेट पेड फॉर इट, और बदले में इनको पैसे मिलते हैं. द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर्स. अगर पिछले कुछ सालों की बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने वाले लोगों की संख्या काफ़ी बढ़ गई है. किशोरा इज़ अ फार्म लेबरर. किशोरा फार्म में दूसरे के काम करने वाला लेबर है, एक मजदूर है. लाइक अदर सच लेबरर्स, किशोरा फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू मीट हिज फैमिलीज नीड फ्रॉम द वेजेस दैट ही रिसीव. और बहुत से फार्म लेबर की तरह इसे भी अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करने के लिए दिक्कतें आ रही हैं. एंड फॉर दैट अ फ्यू ईयर्स बैक किशोरा टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक. कुछ साल पहले इसने बैंक से एक लोन लिया. दिस वॉज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वॉज गिविंग चीप लोन्स टू पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स. और जो इसने ये लोन लिया था ये किसी सरकारी प्रोग्राम के तहत, सरकारी स्कीम के तहत था, जिसमें लोगों को सस्ते दर का मतलब है कम ब्याज पर आसानी से लोन प्रोवाइड किया जा रहा था, स्पेशली उन लोगों को जो गरीब हैं, लैंडलेस हैं, जिनके पास खुद की कोई लैंड नहीं है. तो इसी स्कीम के तहत इसने लोन लिया बैंक से. किशोरा बॉट अ बफेलो विद दिस मनी. और इस पैसे से उसने एक बफेलो परचेज की. नाउ ही सेल्स द बफेलोज मिल्क. अब वो उनका दूध बेचता है. फर्दर ही हैज़ अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो एंड यूजेस इट टू ट्रांसपोर्ट वेरियस आइटम्स. आगे चलकर उसने एक लकड़ी का कार्ट यानी गाड़ी भी इससे जोड़ दी और लोगों को और उनके सामानों को कैरी करने लगा. एज अ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करना उसने शुरू कर दिया. वंस अ वीक ही गोज़ टू द रिवर गंगा टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर. और हफ्ते में एक बार वो गंगा नदी तक जाता है वहाँ से मिट्टी लेकर आने के लिए. एंड दैट्स हाउ ही मेक मनी. एंड समटाइम्स वो ये भी करता है कि जो ट्रेडर्स हैं उन तक जैगरी पहुंचाने का काम, जो मैन्युफैक्चरर हैं, स्मॉल यूनिट्स हैं जो गुड़ बना रही हैं या और भी कुछ कमोडिटीज़ जो बना रही हैं, उनको शाहपुर या अगल बगल के टाउन्स और विलेजेस में ले जाने का काम करता है कैरी करके, सो दैट ही कैन ऑल्सो अगेन मेक मनी फ्रॉम इट. एवरी मंथ ही गेट सम वर्क इन ट्रांसपोर्ट. हर महीने उसे ट्रांसपोर्ट में अच्छा खासा काम मिल जाता है. एंड एज अ रिजल्ट किशोरा इज़ एबल टू अर्न मोर देन वॉट ही यूज़ टू डू ईयर्स बैक. और इस तरीके से अब वो पहले से ज़्यादा पैसे भी कमाने लगा है. मतलब हम कह सकते हैं कि उसकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट आया है. आफ्टर टेकिंग दैट लोन अंडर गवर्नमेंट स्कीम he had bought a buffalo, then he attached a wooden cart and he started providing transport facilities as well, and now we can say that he is living a better life. Now let's have some question based on his case. What is Kishora's fixed capital? अब उसकी fixed capital क्या है and what do you think would be his working capital? आपके accordingly उसकी working capital क्या है जो वो अपने काम में, ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में और एज अ फार्म लेबर में तो वो कुछ भी नहीं लगा रहा, लेकिन ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में जो उसने इन्वेस्ट किया है. इन हाउ मैनी प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ इज़ किशोरा इन्वॉल्व. वो कितने तरीके के प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. एंड वुड यू से दैट किशोरा हैज़ बेनिफिटेड फ्रॉम द बेटर रोड्स इन द पालमपुर. और क्या आप ये कह सकते हैं कि पालमपुर की जो अच्छी सड़कें हैं उससे किशोरा को बहुत फ़ायदा हुआ है. Okay, so this is how the chapter ends today, and I hope that everything is quite clear to you all. And as you can see on the screen, the summary, this chapter also contains a quick short summary. You can go through it for having a better understanding and a short quick revision of the chapter one more time. And we'll do the question answer discussion in the next class. And till then, do take care everyone, and thank you so much to all of you.